वंदे मातरम। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था आप लोगों के लिए कि मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें संवैधानिक बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो आपको आना चाहिए। पिछली बार प्रश्न जो पूछे गए थे जैसे धर्मनिरपेक्षता क्या है, समाजवाद क्या है, लोकतंत्र क्या है, साम्प्रभुता क्या है, तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए थे। गणराज्य क्या है, और इनके साथ साथ में अनुच्छेद भी पूछे गए थे, कहाँ से लिए गए, किस अनुच्छेद में इनका हमको परिभाषा मिलता है और किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता हमको प्राप्त है। तो ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। तो कुछ हैं विषय जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। बने रहना मेरे साथ वीडियो के अंत तक, बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछेंगे, ध्यान रखना। धर्मनिरपेक्षता पर मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था, आशा करता हूँ सभी ने सुन लिया होगा ध्यान से। लेकिन आप किस अनुच्छेद के तहत उसको पढ़ रहे थे ये आपको नहीं पता होगा। ध्यान रखना, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धर्म की स्वतंत्रता, किसी विशेष धर्म को बढ़ावा न देना और सभी धर्मों का सम्मान सुनिश्चित करना, यानी कि सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की, किसी भी धर्म में या अपनी आस्था के अनुरूप आप किसी में भी विश्वास कर सकते हो, तो आपके विश्वास को कोई खंडित ना करे, ये आपको स्वतंत्रता है। और सरकार का ये दायित्व बनता है कि सभी की आस्थाओं का सम्मान करना, कोई किसी के धर्म में हस्तक्षेप ना करे, ये सरकार का दायित्व रहता है संवैधानिक रूप से। तो उनके हितों की रक्षा करना ये सरकार का काम है, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 25 से 28 जो अनुच्छेद है उसमें आपको धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है। इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा समाजवाद। देखो भैया, समाजवाद की अगर हम बात करें कि समाजवाद किसे कहते हैं, ऐसे प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे, तो इस बार हो सकता है समाजवाद पूछ लें, संप्रभुता पूछ लें। तो भैया, यह राज्य की ऐसी व्यवस्था है जो सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करने का प्रयास करती है, जिसे हम लोग समाजवाद कहते हैं। संविधान का इसमें ये दायित्व होता है कि भैया सभी की व्यवस्था को सुनिश्चित करे। और अगर हम इससे संबंधित अगर अनुच्छेद देखें तो कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत समाजवाद आता है? 38, 39, 39A, 41, 43, 43A और 47। तो राज्य के नीति जो निदेशक तत्व दिए गए हैं बहुत सारे, सब इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम कह रहे हैं समाजवाद। देखो भैया, समाजवाद की जो परिभाषा होती है हम ऐसे कह सकते हैं इंटरव्यू में, श्रीमान जी, सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करना, न्याय संगत संसाधन वितरण करना, यही समाजवाद है। देखो, समाजवाद का मतलब क्या होता है? किसका समूह? मानवों का समूह। और उन मानवों के जो संस्कार हैं, अगर संस्कार ठीक नहीं है तो संविधान उन संस्कार को निभाए। उन कर्तव्यों को किसकी जिम्मेदारी होती है? संविधान की होती है, प्रशासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, और जितनी भी योजना आती हैं या फिर जितनी भी धाराएं हैं पुलिस के माध्यम से, उनको मनवाना, ये सरकार का दायित्व होता है। अगली हम बात करेंगे संप्रभुता। देखो, ऐसे शब्द आपसे पूछ सकते हैं। तो संप्रभुता का सही अर्थ क्या होता है? कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और अपने सभी आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी अन्य देश या संस्था के नियंत्रण में नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि भारत की जनता ही सर्वोच्च शक्ति है और भारत अपने निर्णय खुद ले सकता है, यानी कि जनता ही सर्वोच्च है, यानी कि सर्वोपरि है। तो आपको पता है कि जितनी भी यहाँ लोकतांत्रिक जो इलेक्शन होते हैं वो जनता के द्वारा ही होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव हो, प्रधानमंत्री का हो, या फिर किसी विधायक का हो, या सांसद का हो, लोकसभा राज्यसभा सब मिला के। तो यहाँ पर राजा कौन है? जनता है, ठीक है प्रभु। अगर हम ये देखें कि संप्रभुता जो शब्द आया है तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? देखो भैया, जो संप्रभुता है ये संविधान की प्रस्ताव में शामिल है। सबसे पहला पेज, वहाँ पर आपको ये शब्द मिल जाएगा, संप्रभुता, यानी कि भैया भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, इसका तात्पर्य होगा। ऐसी अगर हम बात करें लोकतंत्र, तो अगला हमारा टॉपिक है डेमोक्रेसी, जैसे हम लोग बोल सकते हैं भारत की सरकार जनता द्वारा जनता के लिए और जनता की होती है, ये हमारा संविधान हमसे कहता है। कहने का तात्पर्य है कि भैया इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो हैं 326, जिसे हम कह सकते हैं सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार। कहने का तात्पर्य क्या होगा कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार, उनके अधिकार सुनिश्चित करना, ये जनता का काम होता है और जनता सरकार को स्वयं चुनती है। तो इसमें क्या क्या आपको लोकतंत्र में क्या क्या छूट है, क्या क्या स्वतंत्रता है? एक तो महाराज आप वोट डाल सकते हो, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, सभी को समान स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिल जाता है। तो लोगों की इच्छा के अनुसार सरकार बनती है, यही इसी को लोकतंत्र कहते हैं। अब मैं एक चीज़ बताऊँ आप लोगों के लिए, मैं हमेशा क्लास में पढ़ाता हूँ, भारत वास्तव में लोकतांत्रिक देश है महाराज। अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे, बांग्लादेश की बात करेंगे, या फिर हम रूस या फिर चीन की बात करेंगे, तो यहाँ पर लोकतांत्रिक खाली दिखाने के लिए होता है। जैसे हम अगर रूस की बात करें तो रूस भले ही लोकतांत्रिक देश कहा जाता है लेकिन है नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा इलेक्शन होते नहीं है। अगर होता भी है तो पुतिन महाराज क्या करते हैं, वो अपने विपक्ष में ही एक अपना ही प्रत्याशी खड़ा कर देते हैं और वो इलेक्शन दिखा देते हैं जनता के लिए, और बाहरी के जो देश हैं उनके लिए कि हमने तो इलेक्शन कराया और हम जीत गए, उनकी व्यक्ति खड़े होते हैं। ऐसी चीन में है। तो इन्होंने अपने ऐसे सिद्धांत बना लिए हैं कि अब इनको इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये यही परमानेंट कई समय तक, लंबे समय जब तक ये जीवित हैं, जब तक ये राष्ट्रपति बने रहेंगे,
और अगर जनता वहाँ पर कुछ भी एक्शन लेती है, इनका विरोध करती है, तो कभी कभी क्या करते हैं, अपनी व्यक्तियों को खड़ा कर देते हैं, उनसे चुनाव लड़वा के स्वयं जीत जाते हैं। सबको पता है कि उनको तो हार नहीं मानना है। तो भारत वास्तव में लोकतांत्रिक देश है हमारा। और लोकतंत्र का मतलब होता है जनता स्वयं अपनी सरकार चुनती है और जनता को वोट डालने का पूर्ण अधिकार होता है। किसी भी हालत में आप जनता पर दबाव नहीं बना सकते, इसमें जनता ही मालिक होती है, जनता ही राजा होती है। ये है लोकतंत्र। ऐसी अगर हम बात करें, एक शब्द आता है गणराज्य। अच्छा, गणराज्य जिसको हम लोग रिपब्लिक बोलते हैं, तो इसका तात्पर्य होगा भारत का मुखिया एक निर्वाचित व्यक्ति राष्ट्रपति होता है और यह पद वंशानुगत नहीं है, ध्यान रखना। हर 5 साल में यहाँ पर इलेक्शन होता है, बदले जाते हैं पद। कोई वंशानुगत नहीं है कि भैया कि गांधी की फैमिली ही कंटिन्यू 70 वर्ष के बाद फिर आगे बनी रहेगी, है ना, अभी भाजपा सरकार है, तो ऐसे पद बदलते रहते हैं। कहने का तात्पर्य है, अगर हम अनुच्छेद देखें तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें गणराज्य शब्द आया है और भारत ध्यान नहीं, अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं है, पहले ही पेज पे है ये प्रस्तावना में शब्द दिए गए हैं गणराज्य। तो कहने का मतलब ये होगा भारत का नेतृत्व निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा होता है। यानी कहने का मतलब क्या होगा, भारत का जो नेतृत्व है वो निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होता है, जिससे हमारी सरकार चलती है और प्रशासन चलता है और व्यवस्था चलती हैं। ठीक है, ऐसे ही अगला, अच्छा इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, देश का नेतृत्व लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रतिनिधि द्वारा होता है। किसी परिवार या वर्ग को विशेष अधिकार इसमें नहीं है, ना छूट है, ना परंपरानुगत है, ये बदलता रहता है। ऐसे ही अगला शब्द है समानता।